हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बैक द कंसेप्ट में। आज के इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे कंप्लीट मैथमेटिक्स विद द ऑल फॉर्मूलाज एंड द कंसेप्ट्स। सो विदाउट वेस्टेज द टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। तो बेटा रियल नंबर्स में आपके पास सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स एंड दियर फैक्टर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होता है, लाइक अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 16 द 48, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो वो आ रहा है मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 4, और 48 का जो मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो अपने आप में बिल्कुल क्या है, यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे लिए ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर टू 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 रेस टू पावर 4 है, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेस टू पावर 4 इंटू 3 है। मैं इसको बेटा ये भी लिख सकता था 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 4, है ना। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 4 तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? नाउ अगर यहाँ पर अब जैसे हमने बात करी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक की, उसके बाद यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन समझ में आया है। फैक्टराइजेशन आपको सबको आता है। यहाँ पर एक रूल है ट्री रूल। कभी कभार बेटा क्या होता है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछते हैं ट्री रूल से। अब सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है 32 है, क्या है बेटा 32 है, तो 32 में अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो कितना आएगा 2 इंटू 16, 2 इंटू 16, 2 इंटू 16। तो अब मेरे पास 2 तो प्राइम नंबर हो गया, तो अब 16 को अब देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8। सिमिलरली वी आर गोइंग फॉर द 8 एंड 4 एंड लास्ट वी गेट 2। अब यहाँ पर जो 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बेटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, वी आर हैविंग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 5। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर 6 एन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा वहाँ पर अपनी एनसीईआरटी में। सॉरी गाइज। तो यहाँ पर चेक वेदर 6 एन एंड विद द डिजिट 0, जहाँ पर एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपके पास नंबर डिविजिबल बाई 10 हो, डिविजिबल बाई 10 हो, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं 2 इंटू 5। तो एक मुझे बेसिक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 को कंटेन कर रहे हैं देन इट विल डेफिनेटली एंड विद द डिजिट 0, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर देखो आप 6 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना आ रहा है 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 में बेटा अगर यहाँ पे आप गौर से देखो 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग। अगर यहाँ पर 5 मिसिंग है तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि सो 6 इज नॉट हैविंग 5 एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हेंस 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 6 रेज़ टू द पावर n विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्लियर है? बोलो बेटा। ये क्वेश्चन आ जाता है 1-2 नंबर में, तो आप इसको रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है ना। अब हमारे पास बात होती है एलसीएम की और एचसीएफ की। तो एलसीएम क्या होता है बेटा? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 15 एंड 34। 15 की अगर मैंने प्राइम फ्रैक्शन किया तो मेरे पास है 3 इंटू 5। 34 का है मेरे पास 17 इंटू 2। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक देता हूँ, इससे आपका एच सी एफ एल्सियम कभी भी गलत नहीं होगा बेटा। यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास टोटल नंबर कितने 3 है, 5 है, 17 है, 2 है। तो ऊपर यहाँ पर 3 और 5 में क्या मिसिंग है? 15 के फैक्टराइजेशन में 17 और 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 17 रेज़ टू द पावर 0 एंड 2 रेज़ टू द पावर 0। सिमिलरली मैं 34 में लिखूंगा 17 इंटू 2 दैट इज इंटू 3 की पावर 0 इंटू 15 रेज़ टू द पावर 0। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? व्हेनेवर आई एम गोइंग फॉर द एच सी एफ। तो एच सी एफ में बेटा क्या होगा? आपको सबको पता है वो 1 होगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ कैसे। तो बेटा एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि अब इसमें जो सबसे कम पावर वाली जो नंबर्स हैं आप उनको उठा लो, तो 3 रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 0 है, 15 रेज़ टू द पावर 0, 17 रेज़ टू द पावर 0। सो ऑल हैव द आंसर 1। नाउ सिमिलरली फॉर द एलसीएम, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पावर वाली वैल्यूज़ हैं वो उठा लो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास 2 की पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1, 15 एंड द 17 मैंने लिख लिया एंड दैट इज आर एलसीएम। अपन का मल्टीप्लाई कर लो, विल गॉट द आंसर। ठीक है बेटा,
तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं फॉर टू नंबर्स ए एंड बी, जो प्रोडक्ट होता है नंबर्स का वो बराबर होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द नंबर्स एंड दियर एचसीएफ एंड द एलसीएम। नाउ बेटा अब हमारे पास है irrational numbers. Now we are having irrational numbers. ठीक है, अब irrational numbers में बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है कि सपोज आपने पढ़ा होगा रूट शो दैट रूट 2 इज़ ए irrational नंबर, रूट 5 इज़ एन irrational नंबर। तो उस टाइप से हमारे पास चीज़ें हैं कि रूट 7 इज़ एन irrational नंबर। तो हम बेटा इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं? हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन मैथड। कॉन्ट्रडिक्शन मैथड क्या बोलता है कि वी आर अज्यूमिंग इट एज अ रैशनल नंबर। तो रूट 7 क्या मान लिया हमने बेटा? रैशनल नंबर। रूट 7 रैशनल नंबर, तो मैं लिख सकता हूँ रूट 7 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, जहाँ पर ए और बी क्या होंगे बेटा? को प्राइम होंगे और वी इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब सिंपल चीज़ आप यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर लो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 7 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फ्रॉम देयर वी गेट वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 7। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास थ्योरम अगेन वर्क करती है कि इफ़ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल by 7 then a is also divisible by 7। बिल्कुल सही बात है, then a is also divisible by 7। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 7c। या फिर मैं बोल दूँ कि a जो होगा वो फैक्टर मल्टीपल होगा 7 का। बिल्कुल सही बात है, यस और नो? a स्क्वायर इक्वल्स टू 7c, a स्क्वायर इक्वल्स टू 7c। ठीक है, सॉरी a इक्वल्स टू 7c, सॉरी a इक्वल्स टू 7, a विल बी अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, सो अब क्या करोगे आप? इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 7 में। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा तो व्हाट वी गेट वी स्क्वायर इक्वल्स टू 7c का होल स्क्वायर अपॉन 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 7। ठीक है, सो हियर वी गॉट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7c स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा अगर मैं c स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन 7। तो अब अगेन यहाँ पे वही थ्योरम लग रही है हमारे पास कि इफ़ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, इफ़ वी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7 देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ए और बी बेटा हमने क्या माने थे? को प्राइम नंबर्स थे। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि हमारा अजम्पशन क्या है बेटा? रॉन्ग है। हमारा अजम्पशन क्या होगा? रॉन्ग। इफ़ आर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो रूट 7 क्या हो जाएगा बेटा? इट्स एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और आता है, शो दैट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने क्या करा? हमने अगेन इसको रैशनल मान लिया कि 5 प्लस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अगर ऐसा होगा तो अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो 5 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, एंड नाउ ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बेटा मैं क्या करूँ? 5 को उस तरफ लेके गया तो कितना हो जाएगा? रूट 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 5, रूट 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 5। अब एक चीज़ गौर से देखो बेटा, ये चीज़ तो रैशनल है ना, बिकॉज ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर्स। इफ ए एंड बी आर द को प्राइम, 5 इज द रैशनल नंबर अगेन वी नो। ठीक है, तो यहाँ पर ए अपॉन बी माइनस 5 क्या हो जाएगा? रैशनल। तो अगर ए अपॉन बी माइनस 5 इज द रैशनल देन रूट 3 ऑल्सो बी रैशनल। बोलो, अगर रूट 3 रैशनल हो गया तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा उस चीज़ को कि हम बोलते थे रूट 3 क्या है भैया? इरेशनल है ना। तो इसका मतलब क्या है? हमारा अजम्पशन अगेन रॉन्ग है, तो हम बोल देंगे हैंस 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, एकदम फ्री के नंबर आपको बोर्ड में मिल जाएंगे इससे। ठीक है, नाउ हमारा रियल नंबर कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल में आपके पास जो यहाँ पर 10th में है वो है लीनियर पॉलिनोमियल एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन आवर सिलेबस। ठीक है, फॉर दिस ईयर। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होती है बेटा? इसकी जनरलाइज फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर तब बोलते हैं जब हमारे पास डिग्री क्या होती है बेटा? 1 होती है। डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अब अगर हम इसके जीरोस की बात करें तो हम पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं? वी आर जस्ट पुटिंग द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, सो एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। फ्रॉम देयर वी गॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे अगर मैं बी को देखूँ तो बी बेटा मेरे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। सो यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि माइनस बी अपॉन ए दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स। क्लियर है भाई। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास जनरलाइज क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जीरोज हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्फा कॉमा बीटा। अगर मैं इसके सम ऑफ द जीरोस की बात करूँ तो बेटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा हमारे पास सी अपॉन ए। तो इस तरीके से आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर लोगे। यहाँ से आपके पास जो एक क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आपके पास क्या होता है कि अगर मेरे पास सपोज एग्जाम्पल मैंने लिया है सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2, तो यहाँ पर बेटा मुझे क्या करना है, एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी होगी। तो मैंने कहा भैया सम ऑफ द जीरोस क्या होता है माइनस का बी अपॉन है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या सी अपॉन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, आप सिर्फ एक ट्रिक समझिए कि आपको ए की वैल्यू सेम कर लेनी है, ए की वैल्यू सेम कर लेनी। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 है, तो इसका एलसीएम आएगा 2। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर ली है और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर ली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ठीक है। अब मेरे पास ए की वैल्यू हो गई सेम, तो बस ऑन कंपेयरिंग ए कोस टू 2 हो जाएगा, बी कोस टू माइनस का 10 हो जाएगा, एंड सी कोस टू हो गया -3। एंड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होती है, पॉलिनोमियल बेटा हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए की जगह पे आपने 2 रख दिया, बी की जगह पे आपने रख दिया -10, सी की जगह पे आपने रख दिया सी। फ्रॉम देयर यू विल गॉट द पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट हो जाता है कि सपोज अगर हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, मतलब कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखी है, मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, सपोज पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है कि नहीं है। अब ये जो पी एक्स है बेटा, हम इसको ये भी तो बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, तो ये भी है बाई इज द फंक्शन ऑफ x, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं पॉलिनोमियल के लिए बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ बाई इक्वल्स टू द पॉलिनोमियल ऑफ x, बाई इक्वल्स टू द पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर x हमारे पास वेरिएबल होगा, तो उसके लिए अगर मैं आपको ग्राफ दे दूँ, मैं आपको ग्राफ दूँ, मैं आपसे पूछूँ भैया नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पर x वेरिएबल है, तो x एक्सिस को जितनी जगह पर ग्राफ कट करेगा उतनी उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ जीरोस आर 2। अब बोर्ड में क्या हो सकता है कि अगर वो आपको दे दें x इक्वल टू सम पी वाई टाइप, एक्स इक्वल टू सम पी वाई टाइप, तब बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि भैया बाई पे यहाँ पर एक जगह पे कट कर रहा है, बिकॉज इस बार जो हमारा वेरिएबल होगा वो क्या शो होगा, वो होगा बाई, है ना। तो दिस टाइम द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। क्लियर, फील आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है। अगर आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल्स, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है बेटा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बेटा, लीनियर इक्वेशन में इसका जिसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है, और 2 वेरिएबल होंगे, तो a1x a1x a1x, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दिस इज द जनरलाइज फॉर्म, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या है हमारे पास जनरलाइज्ड इक्वेशंस हैं। अब हम बेटा सबसे पहले बात आती है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने एक एग्जांपल लिया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। तो अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आप सबसे पहले क्या करोगे ना, इस पूरी इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करोगे। जैसे मैंने बोला कि आप इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, एक तरफ किसी एक वेरिएबल को रख लो, एक तरफ किसी एक वेरिएबल को रख लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने 2x इक्वल टू 5 प्लस 3y कर लिया, मैंने वैल्यू निकाल ली x की इन टर्म्स ऑफ y, है ना। आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी भी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने निकाला x इक्वल टू 5 प्लस 3y अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करे, मैंने पुट करा बाई इक्वल्स टू 1 तो मुझे मिला x इक्वल्स टू 4, मैंने पुट करा बाई इक्वल्स टू -1 तो मुझे मिला x इक्वल्स टू 1। बस मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, मैंने इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करा, मैंने देखा कि मेरे पास जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। मेरे पास जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। मेरे पास जो ग्राफ आ रहा है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि इफ़ आई एम हैविंग अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, 1 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, 1 है, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा आता है, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा आता है बेटा, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि इक्वेशन किस में है बेटा, 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है। अब अगर मैं इसके जीरोस की बात करूँ तो मुझे पता है कि लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि लाइन तो इन्हीं पॉइंट से मिलकर बन रही है ना, और लाइन पे होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट, तो इसके जीरोस क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी जीरोस हो सकते हैं। जीरोस नहीं मैं यहाँ पे इसको बोलूँ क्योंकि बिकॉज हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा सॉल्यूशंस की, मैं यहाँ पर बात करूँगा सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसके पास सॉल्यूशंस कितने होंगे,
इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। लेकिन हमारे पास असल में चैप्टर में कितनी है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और पेयर है, यानी कि वी आर हैविंग अ टू इक्वेशंस। तो हमारे पास कम से कम क्या होंगी बेटा, दो इक्वेशंस होंगी। तो अगर दो इक्वेशन, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास कम से कम दो लाइनें बनेंगी। अब वो दो लाइनें किस टाइप की हो सकती हैं बेटा, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या पैरेलल हो सकती हैं, या फिर कोइंसाइड कर सकती हैं, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग हो तो इनके बीच का कॉमन पॉइंट देखो कितने हैं, इट इज ओनली वन कॉमन पॉइंट। अब एक कॉमन पॉइंट, तो इस पर कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, सीरीज के सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन। और यहाँ पर तो बेटा पूरी पूरी की लाइन ही कोइंसाइड कर गई है, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि अभी एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बनेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब बेटा एक बच्चा आया और बोला सर मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर मैं विदाउट एक्चुअली ड्रॉ द ग्राफ आंसर बताना चाहूँ तो क्या बता सकते हो। मैंने कहा बता सकते हो, किस तरीके से बता सकते हो, बाय यूजिंग द कंडीशंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स। तो वो है बेटा इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, पैरेलल के लिए होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, एंड कोइंसिडेंट के लिए होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होते हैं बेटा, पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए, यानी कि जहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, जहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वहाँ पर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हमें सॉल्यूशन कहाँ नहीं मिल रहा है, पैरेलल इक्वेशंस में नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाएंगी, बाकी बचे हुए दोनों कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो दिस इज द कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से डेफिनेटली 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 एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, तो आप ये जरूर रिवाइज करके जाइएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अलजेब्राइक मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर बात है, हमने सर ग्राफिकली तो समझ लिया, अलजेब्रा में कैसे सॉल्व करें। तो अलजेब्रा में सॉल्व करने के बेटा देयर आर टू टाइप्स, there are two methods. Number one is the substitution method, number two is the elimination method. One by one I'll discuss. ठीक है, यहाँ पर सबसे सबसे पहले बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने एग्जांपल ले लिया x प्लस बाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, किसकी टर्म्स में, बाई की टर्म्स में। पहली इक्वेशन निकाली x इक्वल्स टू 3 माइनस बाई, और ढाके मैंने कहाँ रख दिया, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो मेरे पास कितना आएगा, 3 माइनस बाई प्लस 2 बाई इक्वल्स टू 4। फ्रॉम देयर वी गॉट द बाई इक्वल्स टू 1, एंड फिर मैंने कहा जो बाई की वैल्यू 1 आई है उसको मैंने इक्वेशन में 1 में पुट कर दिया, और फ्रॉम देयर वी गॉट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, by this we got the value of x and by both. So this is the solution for the equations by the substitution method. Now we are talking about the elimination method. Elimination method में मैंने सेम एग्जांपल लिया है, x प्लस बाई इक्वल्स टू 3 है, x प्लस 2 बाई इक्वल्स टू 4 है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल ट्रिक। आप यहाँ पर देखो कि आपको सबसे पहले आप खुद से चूज़ कर लो कि आपको कौन सा वेरिएबल कैंसिल आउट करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैंने कहा यहाँ पर x मेरे पास सेम है, तो मेरे लिए इसको एलिमिनेट करना ईजी रहेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों के साइन कैसे सेम है, अगर बेटा दोनों के साइन सेम होंगे तो आप इक्वेशंस को माइनस करोगे, अगर आपके दोनों साइंस डिफरेंट होंगे तो आप इक्वेशंस को क्या करोगे, प्लस करोगे। तो यहाँ पे मेरे साइन सेम है तो मैंने क्या करा, इक्वेशन को कर दिया माइनस। सो एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 3, एक्स प्लस 2 बाई इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस माइनस, सो वी गेट x and x get cancelled out. What we have minus by equals to minus 1, so we are getting by equals to 1. From there we are just putting the value of y in any equation and got the value of x. ठीक है, by this we can easily got the answer of x and y which is same as previous. क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो, जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रहा हो, हाँ या ना बोलो, लाइक वाइक कर दो। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होती है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट टर्म है वो, आप उन दोनों की करोगे मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे कराया 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10। अब उसके आप करोगे फैक्टराइजेशन, वो आए मेरे पास 2 इंटू 5 इंटू 1। बस फैक्टराइजेशन करने के बाद आप कांस्टेंट टर्म का देखोगे साइन, फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या देखोगे, कांस्टेंट टर्म का साइन देखोगे। बेटा क्या है, माइनस है। अगर माइनस है तो आप ऐसे पेयर ढूंढोगे, आप ऐसे पेयर ढूंढोगे जिनका मल्टीप्लाई क्या हो, 10 हो, है ना। और 10 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई 10 था, और उनका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए, दैट इज 3। अब एक बच्चा बोला सर अगर प्लस हो, तो अगर प्लस हो
तो आप ऐसे यहाँ पर पेयर ढूंढते जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो 10 हो, और एडिशन क्या हो 3 हो। ठीक है, आपको बस यही करना है। ठीक है, मुझे मिल गया यहाँ पर 5 एंड 2, तो 5 इंटू 2 10 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है, मैंने 3 की जगह पर रिप्लेस कर दिया 5 माइनस 2 को। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 आ गया। फ्रॉम देयर वी गॉट x इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 5 एंड x इक्वल्स टू 2। दिस इज आवर आंसर विच इज़ वेरी इजी आई थिंक। समझ में आ गया, बोलो बेटा। अब दूसरा हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास जनरलाइज्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है ना बेटा आपके पास, वो डिपेंड करता है इस बी स्क्वायर माइनस ए सी पे। पूरा का पूरा सोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे बेटा। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी से। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी होती है कि अगर डी की वैल्यू बराबर जीरो आ जाए, इफ डी इक्वल्स टू जीरो, अगर डी इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो बेटा हमारे पास जो रूट्स होंगे वो होंगे इक्वल रूट्स। अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो तो हमारे पास होंगे रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इनको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अगर हमारे पास डी इज़ लेस देन जीरो आया तो डेफिनेटली हमारे पास आएगा नो रियल रूट्स। क्यों आएगा बेटा नो रियल रूट्स, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी माइनस। ठीक है, डी इज़ लेस देन का मतलब हो गया हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव में बेटा आपने रूट सॉल्व करना नहीं सीखा है, वो आप सीखोगे 11th में। ठीक है, एक न्यू टाइप का नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ठीक है, सो हम यहाँ पर सिंपल समझते हैं कि अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, सो वो कहलाएगा नो रियल रूट्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 4 भी हमारा हो गया है कंप्लीट। देख लो भाई, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट चैप्टर, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। ठीक है, बहुत ईजी बेटा चैप्टर है। यहाँ पर मात्र 3 फॉर्मूले आपके पास चल रहे हैं, एक्चुअली में तो 2 ही फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले में पूरा का पूरा चैप्टर बसा हुआ है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म है जिसको हमने ए बोला और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, तो ए पी बेटा आपके पास ए पी कब कहलाती है, ए पी कोई भी सीक्वेंस आपका ए पी में तभी होगा जब उनके उनके बीच जो जो उसमें टर्म्स होंगी उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन होएगा। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज कॉमन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज सेम, then and only then we can say the sequence are in AP, the sequence are in AP। ठीक है, तो बेटा मैंने आपके सीक्वेंस यहाँ पे ले लिया ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, तो ये मेरे पास एक सीरीज भी बन जाएगी। यहाँ पर A1 क्या है, ए है, A2 क्या है, ए प्लस डी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं AN तक जाऊँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर A1 ए था, A2 कितना था, ए प्लस टू डी। अगर मैं यहाँ पर A3 लिखूँ तो वो आएगा ए प्लस टू डी। ठीक है ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ए तो सेम रह रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर टर्म निकाल रहा हूँ उसके लिए डी एक कम आ रहा है ना। तो इसीलिए अगर मैं एन की बात करूँ तो मेरे पास आएगा ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो बेटा ए एन यहाँ पर कहलाता है एन टर्म, ए एन कहलाता है हमारे पास एन टर्म विच इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। समझ में आ गया, यस और नो। अब बेटा हमारे पास आता है सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे टोटल टर्म्स हो गई A1 A2 A3 डॉट डॉट एन, तो यहाँ पे गौर से देखो एन जो है बेटा कौन सी टर्म है, दैट इज द लास्ट टर्म ऑल्सो। सो वी कैन क्लियरली से दैट L इक्वल्स टू एन विच इज नोन एज द लास्ट टर्म। ऑल्सो द फॉर्मूला सेम, L इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला भी सेम रहता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, और एल का फॉर्मूला भी सेम रहता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो अगर कभी आपसे लास्ट टर्म की बात करें तब भी आप सेम फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास एन टर्म की बात करें तो भी आप सेम फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है बेटा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ एन टर्म्स। नाउ वी आर टॉकिंग सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स को बेटा हम डिनोट करते हैं एस एन से, और ये फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। बोल लो बेटा, एक दो बार अगर आप फॉर्मूला बोलोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। पेपर आपका कल है, आप अच्छे से तैयार कर लोगे। तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ टी। तो एन बाई टू बेटा अगर मैं इस टू ए को लिख लूँ ए प्लस ए एन माइनस वन, तो गौर से देखो ए प्लस ए एन माइनस डी अभी भी हम पढ़ के आए क्या है, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ टी होती है वैल्यू किसकी, ए एन की, दैट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एल। क्लियर है कि नहीं। सो दिस एंड दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज जो कि लोग बोलते हैं कि डिफरेंट है, भैया मुझे लगता है सेम ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ईजी है। अब यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट करके एक फॉर्मूला दिया है बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके बारे में चर्चा नहीं करी गई है, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स दिया हो, आपके पास सपोज एक एक्सप्रेशन दे दिया एस एन इक्वल्स टू टू एन स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, और वो आपसे बोल रहा भैया मुझे ए टू बताओ, तो अब आप कैसे बताओगे, तो आप यहाँ पे निकाल लोगे S1
आप यहाँ पे निकाल लोगे S2, ठीक है, यानी कि n इक्वल्स टू 1 पुट करके S1 निकाल लोगे, n इक्वल्स टू 2 पुट करके S2 निकाल लोगे। उसके बाद में आपके पास अगर मैंने आपसे A2 पूछा तो बेटा फॉर्मूला होता है AN बराबर AN इक्वल्स टू SN माइनस 1, यानी कि A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1, तो A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1 करके बेटा आप क्या कर लोगे, सारे यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है A2 पूछा गया है, फाइंड आउट कर सकते हो विद दिस वन। क्लियर है, इजी है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल में बेटा सबसे पहले आपके पास सबसे प्यारी थ्योरम थी जिसका नाम था BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको ऑल्सो बोलते थे क्या, थेल्स थ्योरम, जिसको हम और क्या बोलते थे, थेल्स थ्योरम। थेल्स बाबा ने दे रखी तो उसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ABC, है ना, और उसमें एक लाइन है सपोज EF, वो इस तरीके से यहाँ पर डाली गई है कि वो इन दोनों साइड्स को, किसी भी दो साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो बची हुई तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो बची हुई तीसरी साइड की क्या होगी, पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सॉरी, कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में कोई एक साइड आके अलग से किसी भी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो तीसरी साइड के क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी, ठीक है। दिस इज नोन एज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसी का अगर मैं जस्ट उल्टा बोल दूं तो बेटा वही बनता है हमारे पास कन्वर्स ऑफ BPT की। अगर हमारे पास कोई साइड है वो पैरेलल है किसी एक साइड के, है ना, पैरेलल है किसी एक साइड के, तो बेटा बची हुई दो साइड को क्या करेगी, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। समझ में आ गई बात, यस और नो बोलो, ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बेटा आपके पास तीन टाइप के हैं, SSS जिसको हम बोलेंगे साइड, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, इसको हम बेटा AA क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ये होता है एंगल, और SAS होता है साइड एंगल। बेटा इसमें मैं आपको एक सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी गलत नहीं होगा आपका ट्राइंगल का क्वेश्चन। और सिंपल ट्रिक यहाँ पर यह है कि इनका जैसा नाम है वैसा इनका काम है, कि अगर मैंने बोला SSS साइड, इसका मतलब है तीनों साइड की बात हो रही है सिर्फ। अगर मैंने आपसे बोला SAS तो इसका मतलब है दो साइड हैं और उसके बीच का एंगल है, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है SSS रूल, तो SS रूल बेटा क्या हुआ, साइड रूल है। तो सिमिलैरिटी बोलती है या तो स्केलिंग अप होगा या फिर स्केलिंग डाउन होगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे मैंने बोला कि अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, इफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इफ द AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR, देन वी कैन क्लियरली सी दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और अगर सिमिलर हुए बेटा तो इनके एंगल जो होंगे करस्पॉन्डिंग वो बराबर होंगे, जिसको हम बोलते हैं CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर है भाई, यस और नो। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकेंड क्राइटेरिया, दैट इज AAA रूल, या फिर हम इसको A बोल सकते हैं। क्यों हम AA बोल सकते हैं, इसको सोचो कि यहाँ पर मान लो आपके पास दो ट्राइंगल दिए हुए हैं इस तरीके से, और ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ठीक है। वैसे ये 60 नहीं, इसको 80 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने बोल लिया 50 नहीं, 50 नहीं बोलता हूँ, इसको बोल लेता हूँ मैं 70, और इसको मैंने बोल लिया है 80, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, ये 80 और ये 30, तो ये कितना होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट 70 होगा कि नहीं होगा, ये 80 70, तो ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई अगर कोई भी दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर नहीं होता, वो दिख रहा है आपको, क्या सुनो। तो मैं बोल दूँ अगर मेरे पास तीन में से कोई दो एंगल भी बराबर मिल जाए तो मुझे तीसरे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यही करिएगा एग्जाम में कि अगर आपको कोई भी दो एंगल बराबर मिल जाए आप तीसरे को सर्च मत करिएगा, आप लिख दीजिएगा बाय AA रूल ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, समझ में आ गया। लास्ट हमारे पास है बेटा SAS रूल, साइड एंगल साइड। मैंने बोला जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, तो दो साइड और उसके बीच का एंगल है। तो मैंने बोला कि आपके पास सपोज इफ़ आई एम हैविंग AB अपॉन PQ, ठीक है, इक्वल्स टू AC अपॉन PR, है ना, दिस इज द टू साइड का रेशियो इज इक्वल, देन एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है, बीच वाला एंगल है बेटा, दोनों साइड के बीच का एंगल है, यस और नो, then we can clearly say that the triangle by the SAS rule triangle ABC similar to triangle PQR। समझ में आ गई बात, यस और नो, ठीक है। विद दिस आपका चैप्टर ऑफ द चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हम मूव करते हैं, बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला था क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी भी एक अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हों, x1/1 x2/2, ठीक है, और आपके उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो जो कि उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा रही हो, तो वो डिस्टेंस क्या होती है बेटा, रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस by2 - by1 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, D इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस by2 - by1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं पर एक बात आती है कि अगर आपके पास वही सेम लाइन है या कोई और लाइन है, ठीक है, उसमें आपके पास कोई एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, उस लाइन को m/n में डिवाइड कर दे, किस में डिवाइड कर दे बेटा, किसी पर्टिकुलर रेशियो में, दैट इज नोन एज m/n में डिवाइड कर दे, तो मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो x, y। तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है सेक्शन, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, और वो होता है x इक्वल्स टू m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर यही जो पॉइंट है ना वो मिड पॉइंट हो, अगर यही जो पॉइंट है हमारे पास क्या हो बेटा, मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, m/n बराबर हो जाएगा 1/1, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। यहाँ पर बेटा मैं आपको एक सिंपल सा एक और, अभी मुझे याद आया कि मैं आपको एक और कंसेप्ट देता हूँ कि मान लो कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो नहीं कितने, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1/1 x2/2 x3/3, ठीक है। अब वो आपसे बोले कि भैया मुझे इसका जो मीडियन है, दिस वन मिड पॉइंट, ठीक, मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता दो, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन इज x, y। तो बेटा x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है मेरे भाई, बोलो भाई। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट होता है। बेटा अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेटा इज ऑल अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूँ, उसमें आपको किसी एंगल के बारे में बात करनी हो, और वो मैंने बोला कि इफ़ दिस एंगल इज थीटा, तो फॉर दिस एंगल थीटा दिस साइड इज नोन एज द परपेंडिकुलर, दिस इज नोन एज द बेस एंड दिस इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। अब उसमें आपके पास क्या होते हैं, 6 टाइप के रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड द कॉसिक थीटा। अब ये रेशियोज के बिहाफ पे क्या होते हैं, उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, प्यारे बच्चों पहले हाय हेलो बोलो, ठीक है। बस ये आपके पास होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, कॉट, ठीक है, सेक, कॉसिक। इस तरीके से आप याद करेंगे, आपको क्लियर याद हो जाएगा। तो P/H द साइन हो गया, B/H हो गया कॉस, P/B हो गया टेन, B/P हो गया कॉट एंड H/B हो गया सेक एंड H/P हो गया हमारे पास कॉसिक। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाली है कि बेटा अगर मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा का ये कतई मतलब नहीं है कि साइन इंटू थीटा होगा। साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू द साइन इंटू थीटा, ठीक है बेटा। ये खुद में क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन इज द फंक्शन फॉर द एंगल थीटा, इसका मतलब है साइन इज द फंक्शन फॉर द एंगल थीटा, ये साइन इंटू थीटा नहीं है। समझ में आ गई बात, बोलो भाई, ठीक है। अब मुझे इन रिलेशन से एक चीज़ और समझ में आती है, दिखती है, ऑब्जर्वेशन से आई कि
कॉसिक थीटा जो होगा बेटा वो 1/sin थीटा हो जाएगा, सेक थीटा 1/cos थीटा हो जाएगा, टेन थीटा 1/cot थीटा हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, एंड cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। दीज आर सम बेसिक रिलेशंस जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। एक नोट पॉइंट यहाँ पर बेटा कि cos ऑफ माइनस एंगल प्लस ऑफ cos एंगल होता है, साइन ऑफ माइनस एंगल माइनस ऑफ साइन एंगल होता है, ठीक है भाई। क्लियर, आ गई बात समझ में, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास तीन टाइप की आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। वो है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। लास्ट आपके पास बचती है टेबल, तो बेटा टेबल को याद करने की सबसे सिंपल ट्रिक है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, आप इसी तरीके से लिखेगा, आपकी टेबल कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। आपके पास एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। आपको साइन थीटा वाला क्लियर कर लेना है, 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2 एंड 90 डिग्री के लिए 1। अब कॉस वाले में क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। 10 पे जैसे बेटा हमने क्या पढ़ा था, साइन अपॉन कॉस पढ़ा था, बोलो यस और नो, ठीक है। तो 0/1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/2 कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, √3/2, 1/2 2 और 2 कैंसिल आउट होकर अपने पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। एंड 1/0 क्या हो जाएगा बेटा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब कॉट क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो अनडिफाइंड √3 1, 1/√3 एंड 0। सेक थीटा हो जाएगा बेटा 1/cos थीटा होता है, तो 1, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3, 2 2 एंड अनडिफाइंड। सिमिलरली कॉसिक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो इट इज अनडिफाइंड 2 एंड 2/√3 एंड 1। क्लियर है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री बेटा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और उसमें हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है, एकदम छुट्टू सा कंसेप्ट है। और छुट्टू सा कंसेप्ट क्या है कि आपके पास ऑब्जर्वर होगा, तो ऑब्जर्वर की आँख है ना भाई, क्या आँख है, ये आँख क्या है, आँख तो नहीं है, अब है आँख, ठीक है। ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है भाई, ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट से, उस लाइन ऑफ एक्शन से, उस लाइन से, ठीक है, उस रेफरेंस लाइन से जब आप ऊपर की तरफ एलिवेट करते हो तो उसको बनाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जब वहीं से आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो आप बनाते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना याद रखना है, इसी के बेहाफ पे आपको फोटो बना लेने हैं। बस एक बार एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके फोटो बन गए, अगर आपने फिगर बना लिया तो बेटा आपके पास क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, द चैप्टर 10 कॉल्ड सर्कल्स, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल नहीं सर आज ही होगा, ठीक है, वरना भैया पेपर क्या होगा। सर्कल्स, तो सर्कल में बेटा सबसे पहले आपके पास क्या है, सर्कल क्या होता है बेटा, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर इज कॉल्ड व्हाट, रेडियस, ठीक है बेटा। अब डी होता है डायमीटर एंड द रेडियस का रिलेशन है डी इक्वल्स टू 2r। अब ये जो आपके पास कलेक्शन करके ये जो पूरी शेप बन के आई है, ठीक है, इसका जो बेटा पेरीमीटर होता है, जो इसका सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, वो होता है 2πr, जिसको हम पाई डी भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिक था, ये तो 9th में ही पढ़ा था। अब हमने बोला कि यहाँ पर आप जो सर्कल के अंदर एक कॉर्ड डालते हो बेटा, उस कॉर्ड तो आप बोलते ही हो, दूसरा इसको हम बोलते हैं सीकेंट, क्या बोलते हैं बेटा, सीकेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपके पास किसी एक पॉइंट्स को टच करते हुए कोई एक लाइन जा रही है बाहर से एक्सटर्नली, इफ सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, सरफेस को टच करते हुए एक लाइन जा रही है, एक पॉइंट को टच करते हुए, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, वहाँ से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, तो बेटा एक भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा वो तो सिर्फ एक पॉइंट टच करते हैं, यहाँ पे तो 2 पॉइंट आपके पास होगा और इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो बाहर होता है, ठीक है, ये आपके पास सीकेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ 1 पॉइंट है जो सरफेस है, ऑन द सरफेस पर मैं बात करूँ तो वहाँ से आपके पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट। अगर मैं आपसे बोलूँ सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, वो हो सकते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट, क्यों, क्योंकि सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है ना भाई, सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है ना भाई। तो अगर सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट है तो फिर क्या होंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, ठीक है। अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है, अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो वहाँ से आपके पास 2 टेंजेंट पास हो सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर आपके पास थ्योरम आती है कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है और उस पर एक टेंजेंट है, तो जो रेडियस होती है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, एंड इट विल बाइसेक्ट द टेंजेंट ऑल्सो, तो पी क्यू बराबर क्यू आर आपके पास होगा।
एक थ्योरम आपके पास और होती है जो भी हमने बात करी थी कि सर्कल के बाहर अगर कोई एक पॉइंट और मैं वहाँ से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो बेटा आपके पास दो टेंजेंट बनते हैं और उन दोनों टेंजेंट की जो आपके पास लेंथ होती है, ठीक है, वो बराबर, यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल विच आर ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब वो कैसे आएगा बेटा, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है, आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप यहाँ पर सेंटर से इस पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइन करा दोगे। अब आपके पास ये दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे होंगे, दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे होंगे बेटा। इन दोनों ट्राइंगल को कि आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दोगे, आपके पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल आ जाएंगी। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमें पता है सर्कल, सर्कल में हमारे पास क्या होता है बेटा, एक आर्क होती है। सर्कल इज ऑल्सो नोन एज द कंप्लीट आर्क, सर्कल इज ऑल्सो नोन एज द कंप्लीट आर्क। तो यहाँ पर हमारे पास पहला फॉर्मूला बनता है लेंथ ऑफ आर्क का थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जो कि आपके पास आर्क सर्कमफ्रेंस की कहानी बना देता है, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू 3/60 अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। थीटा क्या होगा बेटा, आपके पास जो रेडिया के बीच में एंगल बनना है, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर आपके पास क्या होता है भैया, ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल में आर्क, सर्कल में आर्क और रेडिया के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो ये छोटा वाला जो रीजन इसको बोलेंगे माइनर, और ये ऊपर वाला होगा तो उसको बोलेंगे मेजर, उसको हम बोलेंगे मेजर, ठीक है भाई। तो इसका एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास आता है माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट किससे बनता है बेटा, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन कहलाएगा हमारे पास सेगमेंट, ठीक है भाई। तो वो कैसे निकालेंगे कि हमारे पास भैया हमने क्या करा, हमारे पास रेडियस तो होती है, तो रेडियस हम बनाएंगे तो हमारे पास पूरा क्या दिख रहा है, एक सेक्टर। सेक्टर में से क्या कर दो भैया, ट्राइंगल को माइनस कर दो, यू विल गॉट द सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है भैया। यही तीन फॉर्मूले हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी कंप्लीट हमारे पास हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है, ठीक है भाई। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, द चैप्टर नंबर 12, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर बेटा मैंने आपके पास एल एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम सभी एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। वन बाय वन मैंने फिगर की बात करी है। अब मैं यहाँ पे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ कि अगर कोई आपसे बोल रहा है एल एस ए और कोई आपसे बोल रहा है सी एस ए, तो कहानी एक ही होती है, कहानी एक ही होती है। ये आपके पास जो होते हैं एल एस ए या सी एस ए, आपके पास होता है कि आपके पास जो भी फोटो, जो भी आपके पास फिगर दिया है, ठीक है, जो भी आपके पास सॉलिड दिया है उसमें टॉप और बॉटम को छोड़ दो। तो टॉप और बॉटम को छोड़ के जो भी आपके पास एरिया बचा है दैट इज कॉल्ड द एल एस ए और सी एस ए। एल एस ए होता है लैटरल सरफेस एरिया, सी एस ए होता है कर्व सरफेस। बस फर्क इतना है इन दोनों में नाम का, नाम ही है लैटरल। तो ये प्लेन फिगर्स में यूज़ हो रहा है और ये कब्ड वालों में यूज़ हो रहा है। बस कहानी दोनों की सेम है कि टॉप और बॉटम को छोड़ के जो भी एरिया है वही निकाल लो, आपके पास एल एस ए सी एस ए हो जाएगा। तो क्यूब के लिए एल एस ए जो होता है बेटा, आपके पास टॉप और बॉटम छोड़ो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं टी एस ए की बात करूँगा तो उसको ऐड कर दो, आ जाएगा आपके पास 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम होती है इसकी ए क्यूब। अगर बेटा मैं क्यूबाइड की बात करूँ तो क्यूबाइड हमारे पास एल बी एच होता है, इसकी एल एस ए होता है 2 इंटू एल प्लस बी ऑफ एच, एंड टी एस होता है 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच। वॉल्यूम बेटा इसकी होती है एल बी एच। क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास बेटा राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो जिसकी रेडियस बेटा मैंने मानी आर और हाइट मैंने मान ली एस, तो उसका सी एस सी होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। टी एस होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर आर प्लस एच। एंड वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोन। और कोन में बेटा हमारे पास क्या है, मैंने माना कि इट्स अ राइट सर्कुलर कोन जिसकी रेडियस मैंने बेस रेडियस मानी आर, हाइट मानी मैंने एच, और ये एल जो होती है बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट, दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट, दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट। तो उसका सी एस ए जो होता है बेटा कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। टी एस ए होता है बेटा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर। वॉल्यूम होगी बेटा इसकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सी एक चीज़ समझो, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है बेटा, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है वो हमेशा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है।
ठीक है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है। आगे बात समझ में। अच्छा, एक बच्चे बोला सर ये एल कैसे निकालेंगे, अगर एल नहीं दिया हो तो एल निकालेंगे बेटा, क्योंकि मैंने बोला राइट सर्कुलर कोन है, तो क्या करोगे आप, इट्स अ परपेंडिकुलर, इट्स अ बेस, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फीयर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फीयर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फीयर। तो बेटा स्फीयर जो होता है इसमें तो बेटा आपके पास टी एस से और सी एस से दोनों एक ही कहानी रहती है, वो होता है 4πr²। ठीक है, स्फीयर जो होता है बेटा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 सर्कल्स, दैट्स व्हाट इज नोन एज द 4πr²। इसकी वॉल्यूम होती है 4/3πr², यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होती है वो 4/3 होती है किसकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। ठीक है, πr² है जो एच और आर बराबर रहते हैं, इसीलिए हमें आता है 4/3πr²। अब हेमीस्फीयर क्या होता है बेटा, स्फीयर का होता है आधा। तो आपने बाउल देखा है, बाउल है ना, तो बाउल में जो नीचे की तरफ जो आपके पास फेस होता है ये होता है सर्कुलर। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, आधा है किसका, स्फीयर का। ठीक है भाई, तो इसमें सी एस जो होगा वो कितना हो जाएगा 2πr, और जब मैं टी एस की बात करूँ तो इसमें क्या करोगे, जो आपके पास बेस वाला है ना सर्कुलर वाला, आपको वो ऐड करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट इज 3πr²। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ तो आधी हो जाएगी किसकी, स्फीयर की, दैट इज 2/3πr³, दैट इज 2/3πr³। और मेरे लाल यहाँ पर आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम भी खत्म होता है। यहाँ पर हमने 12 चैप्टर्स अपने कंप्लीट करिए, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स के आसपास हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग ऑन द चैप्टर नंबर 13, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपने 3 ही चीज़ें पढ़ी हैं, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, और उस ट्रिक का मैंने नाम बनाया है दास बाबू। कपिल शर्मा देखते हो, दास बाबू। ठीक है, तो दास दादा आए हैं यहाँ पे। तो दास दादा में यहाँ पे क्या है आपके पास, डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो जो आपके पास डायरेक्ट मीन मेथड वो आपके पास क्या होता है बेटा, समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो डायरेक्ट मीन मेथड होता है बेटा उसमें आपके पास होता है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डायरेक्ट मीन मेथड। जब बेटा आपको अज्यूम्ड लगाना है, जब आपको अज्यूम्ड लगाना है तो आपने क्या करना है, एक हम मीन अज्यूम करते हैं। ठीक है, हम उसको इधर ऐड कर देंगे और यहाँ एक्स आई में से माइनस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं, लो लग गया अज्यूम्ड मीन। जैसे ही आपको स्टेप डेविएशन पे जाना है, जैसे ही आपको स्टेप डेविएशन पे जाना है तो आप क्या करोगे भैया, यहाँ पर अपॉन में क्या करोगे, एच कर दोगे, और यहाँ टोटल एच से क्या कर दोगे भाई, मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल एच से क्या कर दोगे भाई, मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस इज ऑल अबाउट द मीन, दिस इज ऑल अबाउट द मीन। क्लियर है बेटा, डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास क्लियर होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड। ठीक है, मोड हमारे पास क्या होता है बेटा, हाईएस्ट डिबेटिंग डेटा होता है हमारे पास, हाईएस्ट डिबेटिंग वैल्यू होती है इन द डेटा। ठीक है, मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, याद रखिएगा भाई यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पर F1 जो होती है आपके पास मोडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F0 आपके पास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ द मॉडल क्लास, और F2 आपके पास होगी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है बेटा, H आपके पास क्लास इंटरवल होता है, क्लास साइज होता है, L आपके पास होती है लोअर लिमिट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द मीडियन, और मीडियन आपके पास क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर आपके पास सी एफ क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एफ आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होता है, एच आपके पास क्लास साइज होता है, और एल आपके पास क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। n/2 बेटा, n आपके पास क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है उसके सम होता है। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ आई आप करके 2 निकाल लोगे, वहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो दीज आर द formulas which you have to learn and prepare for the एग्ज़ाम। ठीक है भाई, नाउ यहाँ पर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी खत्म होता है, और अब हम मूव करते हैं द लास्ट चैप्टर एंड द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर विच इज़ नोन एज द प्रोबेबिलिटी, विच इज़ नोन एज द प्रोबेबिलिटी। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, कहाँ ऐड करूँ, चलिए मैं लास्ट में प्रोबेबिलिटी की बात समझाता हूँ आपको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ आपको, कि अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप हमेशा याद रखिए चांस पे चांस। तो चांस पे चांस का मतलब क्या हुआ बेटा,
हमारे पास कितनी चांस है और टोटल कितनी चांस है। तो जैसे हमारे पास, अगर मैं बात करूँ आपके पास एक कॉइन है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, और कॉइन में हेड और टेल आता है, ये तो सबको पता है। अच्छा भैया, जय वीरू के पास जाओ, बता देंगे आता है कि नहीं आता है। मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड क्या है कि हमारी चांस कितनी है सर, हमारे पास ओनली एक चांस है। टोटल चांस कितनी है, हेड और टेल दो। तो दिस इज नोन एज द चांस वर्सेस चांस एंड यू विल गॉट द आंसर। ठीक है, कभी फेल नहीं होगा बेटा, ये गारंटी है इसकी। ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, हमारी चांस अपॉन टोटल चांस। हमारी चांस कितनी है बेटा 1 एंड टोटल चांस कितनी हो गई 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपके पास इस तरीके से आ जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जिसको मैंने बोला चांस वर्सेस चांस, आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कभी भी बेटा 0 से कम नहीं होती है और 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू पी इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर कोई आपके पास श्योर इवेंट है, मतलब वो इवेंट पक्का हो ही रहा है, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। और अगर आपके पास कोई इवेंट है जो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। और आपको पता है भी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 0 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है भाई, अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है बेटा, नॉट इवेंट को हम डिनोट करते हैं ई बार से। तो कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर आप करोगे तो होएगा 1। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर आपने टॉस उछाला और हेड आया, तो क्या नहीं आएगा, तो क्या नहीं आएगा बेटा, टेल ही तो नहीं आएगा। तो सिंपल चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बराबर बनाएगा, यस और नो। ठीक है बेटा, अब सोचो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बनाएगा, तो हेड और टेल क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का सम क्या रहता है, ठीक है, 1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो बोलो भैया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कुछ आउटकम्स लिखे हैं कि अगर आपके पास वन कॉइन है तो उसका सैम्पल स्पेस रहता है HT। ठीक है, 2 आउटकम्स होंगे। अगर आपके पास टू कॉइन्स है तो उसका सैम्पल स्पेस होगा HH TT HT TH। कितने होंगे, 4 आउटकम्स होंगे। अगर 3 आपके पास है तो मैंने लिखे HHH HHT HTH HTT TTT TTH एंड THS। यहाँ पर बेटा H हेड को डिफाइन कर रहा है और T कर रहा है टेल को। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 8। यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है वो ये है कि जब मैंने एक कॉइन उछाली तो मेरे पास 2 आया, जब मैंने 2 कॉइन उछाली तो मेरे पास 4 आया, और जब मैंने 3 कॉइन उछाली तो मेरे पास कितना आया, 8 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पल स्पेस डिसाइड कर रहा है किसको, 2 raised to the power n को, 2 raised to the power n को। तो n होगा कि कितने सिक्के उछाले या फिर कितने बार उछाले। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यस और नो। ठीक, ऐसे ही हमारे पास क्या था, डाई। अगर हमारे पास एक पासा भाई फेंके आपने, तो पासा भाई में कितने होते हैं, 6 आपके पास आउटकम्स होते हैं, 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे अगर आपने 2 डाई उछाले तो आपके पास कितने होंगे, 36 होंगे। तो इसका जो बनेगा सैंपल स्पेस वो बनेगा 6 raised to the power n का, 6 raised to the power n का। ठीक है, 2 से ज़्यादा का वो पूछेगा भी नहीं। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, यस और नो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि यहाँ पर होता है डबलेट। तो डबलेट यहाँ पे कितने होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ठीक है, तो देयर आर ओनली 6 डबलेट। डबलेट होते हैं 6, डबलेट पे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ठीक है, डबलेट होते हैं 6। ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसकी यहाँ पे आप बहुत आराम से बना लोगे। यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से आप लिख लोगे, पूरी टेबल बना लोगे। ठीक है भाई, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बट बिफोर दैट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। मीन मीडियन मोड में बेटा हमारे पास एक रिलेशन होता है, मोड मीन मीडियन। एग्ज़ाम देने से पहले बेटा अपने मम्मी पापा को ज़रूर याद करना। ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले अपने मम्मी पापा को ज़रूर याद करना। ठीक, और यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है मॉम। ठीक है भाई, मॉम। गाना सुने हो, कौन सा गाना, माधुरी दीक्षित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लो भैया हो गया 13। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन, मोड प्लस 2 मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन। क्लियर है भाई, बोलो भाई। सो दिस इज द रिलेशन विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नाउ मेरे लाल, नाउ मेरे लाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, आपका सिलेबस होता है